वेलकम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में क्वांटम नंबर से रिलेटेड कुछ सिंपल क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू गिवन है अपने को कितनी, 3। n इज इक्वल टू 3 का मतलब कौन से शेल की बात हो रही है, थर्ड शेल की बात हो रही है, क्योंकि हमें पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल के बारे में बताती है। n इज इक्वल टू 1 का मतलब फर्स्ट शेल, 2 का मतलब सेकंड शेल, n इज इक्वल टू 3 का मतलब थर्ड शेल। किसी भी शेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर हमें कैलकुलेट करने हैं तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल्स टू कितने होते हैं किसी शेल में, n स्क्वायर के इज इक्वल्स टू, यहाँ n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को या शेल को। थर्ड शेल की बात हो रही है तो 3 का स्क्वायर, n की वैल्यू 3 है तो कितने आ गए टोटल ऑर्बिटल्स, 9 ऑर्बिटल्स आ गए। दैट मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3 बोल लो या थर्ड शेल बोल लो, उसमें टोटल ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 9 ऑर्बिटल्स होंगे। इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी हम सोच सकते हैं। देखो इधर हमें पता है फॉर ईच वैल्यू ऑफ n की ईच वैल्यू के लिए वैल्यूज़ ऑफ l इज इक्वल्स टू 0 टू n माइनस 1। n की ईच वैल्यू के लिए l की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से n माइनस 1 तक होती है, हमें पता है। दैट मीन्स यहाँ पर होगी 0 टू 3 माइनस 1। क्लियर, 0 टू 3 माइनस 1 का मतलब 0 1 एंड 2, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा तो 0 टू 2, 0 टू 2 का मतलब क्या होगी, 0 होगी l की वैल्यू, 1 होगी एंड 2 होगी। अब देखो l की जो वैल्यू होती है वो सब शेल को रिप्रेजेंट करती है। अगर l की वैल्यू 0 है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, s सब शेल को। आ रही होगी बात समझ में। यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, l की वैल्यू से एसोसिएटेड सब शेल लिख रहा हूँ। l की वैल्यू अगर 1 है तो p सब शेल, एंड l की वैल्यू अगर 2 है तो d सब शेल। ये हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है। इसके बाद में देखो, अब हमें ये भी पता है अगर s सब शेल है तो s सब शेल में ऑर्बिटल कितने होंगे, s सब शेल में एक ऑर्बिटल होता है। p सब शेल में कितने होते हैं, 3, एंड d में कितने होते हैं, 5। ये हम पढ़ के आए हुए हैं क्वांटम नंबर्स में। तो टोटल ऑर्बिटल्स की अगर मैं बात करूँ तो कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 9 ऑर्बिटल्स। तो इस तरीके से भी हम सोच सकते हैं, या सिंपली n स्क्वायर इज इक्वल्स टू निकाल के भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू गिवन है तो n की वैल्यू 3 पुट किया फॉर्मूला में, सिंपल 9 ऑर्बिटल आ गया। दोनों तरीके बता दिए मैंने, ठीक है। ये एक तरीके से एक्स्ट्रा नॉलेज की तरह भी इसे समझ सकते हैं, क्योंकि सिंपली n स्क्वायर वाला जहाँ पे आएगा, n की वैल्यू अगर गिवन है और ऑर्बिटल पूछा गया है तो मैं भी ये सजेस्ट करूँगा कि n स्क्वायर यूज़ कर लो। क्लियर, बट ये नॉलेज के लिए बेस्ड है, ठीक। या l की वैल्यूज़ अगर दी हुई है और ऑर्बिटल पूछा गया है, ठीक है। यहाँ से हमने दो चीज़ और सीख ली, n की वैल्यू के लिए l की वैल्यू निकालना। वैसे तो हमने ये डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी जब क्वांटम नंबर्स पढ़े थे, बट एक बार और हमने क्लियर कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, टेल द ऑर्बिटल्स ऑफ फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स बाय यूजिंग SPDF नोटेशन। ठीक है, ये क्वांटम नंबर्स के सेट दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, और इनसे एसोसिएटेड ऑर्बिटल्स बताना है। ठीक है, तो देखो ऑर्बिटल लिखने के क्या किया जाता है, जैसे बात करूँ अगर मैं ए की, तो ऑर्बिटल लिखने के लिए सबसे पहले जो n की वैल्यू दी हुई है उसको लिख दिया जाता है। n की वैल्यू 2 है तो वो लिख दिया। अब l इज इक्वल टू 1 का मतलब कौन सा सब शेल हुआ, p सब शेल हुआ, तो इसके पीछे किसको लिख दिया जाएगा, p सब शेल को। तो कौन सा ऑर्बिटल हुआ, 2p ऑर्बिटल। क्लियर। इसके बाद में देखो सेकंड है बी में n की वैल्यू कितनी है, 4, तो सबसे पहले n की वैल्यू लिखोगे। l की वैल्यू 0 से एसोसिएटेड सब शेल बताओ, s सब शेल, तो कौन सा ऑर्बिटल हो गया, 4s ऑर्बिटल। नेक्स्ट है n की वैल्यू 5 है तो सबसे पहले 5 लिखोगे। l इज इक्वल्स टू 3 का मतलब कौन सा हो गया, f सब शेल, तो ऑर्बिटल कौन सा हुआ, 5f ऑर्बिटल। नेक्स्ट d में अगर बात करूँ तो n की वैल्यू 3 है एंड l इज इक्वल टू 2 का मतलब d सब शेल, तो 3d ऑर्बिटल की बात हो रही है। ठीक है, तो ऑर्बिटल जब भी लिखने को बोला जाए n एंड l की वैल्यूज़ गिवन हो तो n की वैल्यू लिखनी है और उसके पीछे l की वैल्यू से जो भी एसोसिएटेड सब शेल है वो लिख देना है। जैसे l इज इक्वल टू 0 हुआ तो s सब शेल हो गया, l इज इक्वल टू 1 हुआ तो p सब शेल हो गया, 2 हुआ तो d हो गया, 3 हो गया तो f हो गया। ठीक है, 5 हो जाएगा तो g हो जाएगा। इस तरीके से आ रही होगी बात समझ में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आउट ऑफ फॉलोइंग ग्रुप ऑफ क्वांटम नंबर इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें हमसे ये बोला गया है फॉलोइंग ग्रुप ऑफ क्वांटम नंबर्स में से कौन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो हमें क्या चेक करना है। हमारे पास में एक कंडीशन थी एन की जो वैल्यू है वो ऑलवेज एल से ग्रेटर होती है। ठीक है, एन की जो वैल्यू है वो ऑलवेज एल से ग्रेटर होती है। तो ये जो क्वांटम नंबर्स के ग्रुप हमें दिए हुए हैं इनमें हम एन की और एल की वैल्यू चेक करेंगे। अगर एन की वैल्यू एल से ज़्यादा है तो वो क्वांटम नंबर पॉसिबल होगी। अगर इक्वल है या लेस है किसकी, एन की वैल्यू एल से, तो वो क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं होगी। तो देखो ऑप्शन ए में n इज इक्वल टू 4 एंड l इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, यहाँ पर n एंड l दोनों की वैल्यू क्या हो गई, सेम, जबकि कंडीशन क्या बोलती है n की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए l से, तो a वाला पार्ट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, n इज इक्वल टू 4 l इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पर n की जो वैल्यू है l से ग्रेटर हुई। ठीक है, तो जो b पार्ट है वो पॉसिबल है, दैट मीन्स ये वाला जो ग्रुप है क्वांटम नंबर्स का ये पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट देखो n की वैल्यू 4 एंड l की वैल्यू 3। ठीक है, तो यहाँ पर भी n की वैल्यू ज़्यादा है l से, मतलब ये भी पॉसिबल है। नेक्स्ट है n इज इक्वल टू 4 l इज इक्वल टू 0, तो यहाँ भी n की वैल्यू l से ज़्यादा है, मतलब ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो 3 पॉसिबल और 1 पॉसिबल नहीं है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो ध्यान से, विच आउट ऑफ फॉलोइंग ग्रुप ऑफ क्वांटम नंबर इज़ नॉट पॉसिबल। तो 3 तो पॉसिबल है, कौन सा वाला पॉसिबल नहीं हुआ, ए वाला। ठीक है, तो जो आंसर है वो क्या हो गया अपना, n इज इक्वल्स टू 4, l इज इक्वल्स टू 4, m इज इक्वल्स टू +1। ठीक है, ये वाला जो ग्रुप हुआ इज नॉट पॉसिबल। वाई, बिकॉज n इज ऑलवेज ग्रेटर देन l। ठीक है, एंड हियर n इज इक्वल्स टू l। ठीक है, सो नॉट पॉसिबल। तो ये हमने रीज़न भी लिख दिया साथ में। आ रही होगी बात समझ में। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कौन से क्वांटम नंबर्स तो पॉसिबल हैं एंड कौन से क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपन देखते हैं, व्हाट विल बी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर डी इलेक्ट्रॉन। डी इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू क्या होता है, h/2 रूट l इंटू l+1। यहाँ पर l किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, l यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है एजीमुथल क्वांटम नंबर को, एजीमुथल क्वांटम नंबर को। ठीक है, एंड वी नो दैट फॉर डी सबशेल और वी कैन से डी ऑर्बिटल l इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये l की वैल्यू अगर इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, देखो ध्यान से, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, शॉर्ट में मैंने OM लिख दिया, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू h/2 एज इट इज़ है। क्लियर। अंडर रूट l की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 2 इंटू 2 + 1, तो जो सोल्व करने पर वैल्यू आएगी h/2 एज इट इज़ है। 2 इंटू ये कितना हो गया 3, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा h/6 डिवाइडेड बाय 2π। अब इसको थोड़ा बहुत और सॉल्व कर सकते हैं हम, √6 और यहाँ पर क्या है 2, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम। देखो ध्यान से, इसको और सिंप्लीफाई अगर करना चाहें तो √6 को वापस से अपन √3 इंटू √2 लिख सकते हैं, और 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 इंटू पाई एज इट इज़ है। तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, आ रही है बात समझ में, √2 से √2 कैंसिल हो गया, और क्या बचा देखो √3 एंड √2, तो इसको लिख देंगे अपन √3/2 इंटू h/π, तो ये आंसर है। और सोल्व करना हो, ठीक है, तो यहाँ पर h की वैल्यू पुट कर लो, पाई की वैल्यू पुट कर लो, वो डिपेंड करता है ऑप्शन किस तरीके से या आंसर किस तरीके से देना है। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया।
इसको और सिंप्लीफाई करना है तो एच की और पाई की वैल्यू लिख के सॉल्व कर लेना। क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आउट ऑफ फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स डज नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटम नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर क्वांटम नंबर्स दी हुई नहीं है। इस तरीके का जनरल क्वेश्चन पूछा है तो हमें याद होना चाहिए 4 ही तो क्वांटम नंबर है, और अलग से तो कोई देगा ही नहीं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो इन चारों में से कौन सी ऐसी क्वांटम नंबर है जो किसी अदर क्वांटम नंबर पर डिपेंड नहीं करती? तो ध्यान रखना वो क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। आ रही है बात समझ में? स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो ऐसी क्वांटम नंबर है जो किसी अदर क्वांटम नंबर पर डिपेंड नहीं करती है। बिकॉज हमें पता है स्पिन क्वांटम नंबर जो होती है एमएस, उसकी दो ही तो वैल्यूज़ होती है, +½ एंड -½ और वो वैल्यू पता करने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है तुम्हें एल की वैल्यू पता हो, तुम्हें एम की वैल्यू पता हो या तुम्हें एन की वैल्यू पता हो। ठीक है, किसी भी क्वांटम नंबर की वैल्यू पता हो या नहीं हो, उससे स्पिन क्वांटम नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर की दो वैल्यू है, s = +½ एंड s = -½ जो कि इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन को बताती है। क्लियर। तो इसका आंसर क्या होगा? सिंपली स्पिन क्वांटम नंबर। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वैल्यूज़ ऑफ ml आर पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ l। एल की वैल्यू के लिए या एल की किसी वैल्यू के लिए ml की कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल है? तो l पता है एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड ml पता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो हमें पता है, सिंपल सा फॉर्मूला पूछा है ये, और कुछ नहीं पूछा है। ठीक है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ ml फॉर एनी वैल्यू ऑफ l = 2l+1। किसी l की वैल्यू के लिए ml की टोटल 2l+1 वैल्यूज़ पॉसिबल हो सकती है। ये हमने जब क्वांटम नंबर्स पढ़ी थी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जब पढ़ी थी तब डिस्कस किया था ये फॉर्मूला। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। तो ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले भी किया था, मैंने बताया था ऑर्बिटल अगर लिखना हो तो क्या करोगे, सबसे पहले तो n की वैल्यू लिखोगे। n की वैल्यू कितनी है? 5। उसके बाद में l की वैल्यू कितनी है? 3। 3 का मतलब कौन सा सबशेल हुआ? f, तो 5 के पीछे f लिख दोगे तो 5f क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्बिटल इज़ पॉसिबल आउट ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, 1p 2s 3d एंड 3f। इन ऑर्बिटल्स में से कौन सा पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल नहीं है, ये बताना है। क्लियर। देखो ये वैसा ही क्वेश्चन है जो थोड़ी देर पहले अपन ने किया था, जिसमें पूछा गया था कौन सी क्वांटम नंबर्स पॉसिबल है। वहाँ मैंने क्या बताया था, n ऑलवेज ग्रेटर देन l वाली कंडीशन को चेक कर लो। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल है कौन सा नहीं है, तब भी ये कंडीशन चेक करनी है, बिकॉज n की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर होती है l से, कभी भी इक्वल नहीं होगी। n = l कभी भी पॉसिबल नहीं है, n <l कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऑलवेज ये वाला ही सही है, n > l। तो बस यही चेक करना है। देखो अगर फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ 1p, तो n की वैल्यू कितनी है? 1। p मतलब l की वैल्यू कितनी है? 1। n = l हो गया, दैट मीन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सेकंड है, सेकंड क्या है? 2s, तो n की वैल्यू कितनी हुई 2s के लिए? 2। इसके बाद में l की वैल्यू s के लिए कितनी हुई? 0। n > l, इसका मतलब पॉसिबल है। नेक्स्ट देखो इसके बाद में नेक्स्ट है 3d। तो 3d के लिए देखो, थर्ड जो पार्ट है 3d के लिए n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 2 है, दैट मीन्स n > l, जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये राइट है, पॉसिबल है ऑर्बिटल। इसके बाद में देखो लास्ट जो है 3f, तो 3f का भी केस देख लेते हैं। फोर्थ 3f के लिए n = 3 है, l = भी कितना हो जाएगा f के लिए? 3। तो वापस से n = l हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ओनली कौन कौन सा पॉसिबल है? एक तो 2s पॉसिबल हुआ और एक 3d पॉसिबल हुआ। ठीक है, तो ओनली 2s 3d ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल। लास्ट में लिख दिया एक साथ आंसर।
कौन कौन से पॉसिबल है, 2s पॉसिबल है एंड 3d पॉसिबल है। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर g सब शेल। g सब शेल के लिए n की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन जो भी हमने किया है उसी के कॉन्सेप्ट पर बेस है। सबसे पहले देखो g सब शेल के लिए n की वैल्यू l की वैल्यू कितनी होती है। फॉर g सब शेल l इज इक्वल्स टू 4 होता है। कैसे, हमें पता है s p d f इनके लिए s की अगर बात करूँ तो l इज इक्वल्स टू 0 होता है, p की अगर बात करूँ तो l इज इक्वल टू 1, d की अगर बात करूँ तो l इज इक्वल टू 2 और f की बात करूँ तो l इज इक्वल टू 3। अब अगर g आता है तो उसके लिए l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। आ रही है बात समझ में। इसके बाद में अब देखो l की वैल्यू अगर 4 है और एक कंडीशन होती है क्या, n इज़ ग्रेटर देन l ऑलवेज, मतलब जो n की वैल्यू है वो l की वैल्यू से हमेशा ज़्यादा होगी। अगर g सब शेल के लिए l की वैल्यू 4 है, ठीक है, तो n की जो वैल्यू होगी वो 4 से ज़्यादा होगी, ना तो 4 के इक्वल होगी ना 4 से कम होगी। ठीक है, तो 4 से जितनी भी ज़्यादा वैल्यू है दैट मीन 5 6 7 8 9 10 एट्सेट्रा वो सब क्या है पॉसिबल है जी सब शेल के लिए। ठीक, अब यहाँ पर पूछिए मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी 4 से जस्ट आगे वाली, दैट मीन्स n इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर 5। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो जी सब शेल के लिए मिनिमम वैल्यू ऑफ n कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। आ रही होगी बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद गिव द वैल्यूज़ ऑफ n l m फॉर पी जेड ऑर्बिटल। फॉर पी जेड ऑर्बिटल के लिए n l एंड m की वैल्यू बताओ। तो देखो जब अपन ऑर्बिटल लिखते थे तो आगे n को लिखते, तो यहाँ जो नंबर लिखी हुई है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, n को, तो इसके लिए n की जो वैल्यू हुई वो कितनी हुई 4। पी सब शेल के लिए पी सब शेल है क्योंकि यहाँ पी जेड है, तो पी जेड क्या है, पी जेड पी सब शेल का एक ऑर्बिटल है। पी शेल में या पी सब शेल में टोटल 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, दैट मीन्स यहाँ पी सब शेल की बात हो रही है। तो फॉर पी सब शेल एल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। एंड पी जेड के लिए स्पेशली पी जेड की बात की हुई है, तो पी जेड के लिए एम जो होता है या एम एल जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, ये बताया है मैंने तुम्हें। ठीक है, तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी हो गई 4, एल की वैल्यू 1 हो गई एंड एम की वैल्यू क्या हो गई 0। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद फॉर एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 4f ऑर्बिटल गिव द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n l m एंड s। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है जो 4f ऑर्बिटल में पॉसिबल है, उसके लिए n की l की m की एंड s की वैल्यू बताओ पॉसिबल जो होगी। ठीक है, दैट मीन्स ऑल 4 क्वांटम नंबर्स बतानी है हमें। तो देखो इधर n की वैल्यू तो सिंपल हम देख के बता सकते हैं क्या है 4, l की वैल्यू भी हम देख के बता सकते हैं, f सब शेल के लिए l की वैल्यू होती है 3। इसके बाद में देखो l की अगर वैल्यू 3 है तो टोटल वैल्यू m कितनी हो जाएगी, टोटल वैल्यूज़ ऑफ m की अगर मैं बात करूँ तो कितनी हो जाएगी 2l + 1, 2l + 1 दैट मीन्स वो वैल्यू हो जाएगी 2 × 3 + 1 कितनी हो जाएगी 7। ठीक है, तो ये तो टोटल वैल्यूज़ हुई। अब m की ये 7 वैल्यूज़ क्या क्या होगी ये हमें पता है, -L2 + L दैट मीन्स -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। ठीक है, तो n की वैल्यू 4 होगी, l की वैल्यू 3 होगी, किसके लिए, उस इलेक्ट्रॉन के लिए जो 4f सब शेल में प्रेजेंट है। ठीक है, और m की वैल्यूज़ की अगर बात करो तो वो कितनी होगी, या तो -3 हो सकती है, -2 -1 0 +1 +2 +3 में से कोई सी भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि f सब शेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं, हर ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू अलग होगी। ठीक है, और हमें ये थोड़ी पता है कि f सब शेल के कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उसके लिए m की ये सारी वैल्यूज़ पॉसिबल होगी। आ रही है बात समझ में। इसके बाद बात करूँ अगर मैं s की वैल्यू की, ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन पता नहीं है, तो s की जो वैल्यू पॉसिबल हो सकती है या तो +½ हो सकती है या क्या हो सकती है -½ हो सकती है। आ रही है बात समझ में। तो वो इलेक्ट्रॉन जो 4f सब शेल में या 4f ऑर्बिटल में प्रेजेंट है उसके लिए n की वैल्यू 4 होगी, l की वैल्यू 3 होगी, m की वैल्यू -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 में से कुछ भी हो सकती है, और s की वैल्यू +½ एंड -½ में से कुछ भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अ सबशेल ऑफ
n इज इक्वल टू 4 एंड s इज इक्वल्स टू -12। ठीक है, किसी सब शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और वो सब शेल n इज इक्वल टू 4 का मतलब फोर्थ शेल का है, एंड उसके लिए इस इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी वैल्यू क्या है -12। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन जो करना है उसे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे n इज इक्वल टू 4 में कितने ऑर्बिटल है। क्यों? क्योंकि जैसे ही ऑर्बिटल पता चलेंगे हमें पता होता है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और दोनों की स्पिन होती है अपोजिट। दैट मीन्स अगर 2 इलेक्ट्रॉन में से एक के लिए +12 है इसकी वैल्यू, तो दूसरे के लिए क्या हो जाएगी, -12 हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्बिटल देखते हैं। देखो टोटल ऑर्बिटल्स इन n इज इक्वल्स टू 4। n इज इक्वल टू 4 का मतलब फोर्थ सबशेल की बात हो रही है, तो फोर्थ सबशेल में टोटल ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, n स्क्वायर के अकॉर्डिंग 4 का स्क्वायर दैट मीन्स 16 ऑर्बिटल। ठीक है, अब 16 ऑर्बिटल हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं, टोटल इलेक्ट्रॉन तो कितने हो जाएंगे, इनके डबल हो जाएंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो 16 ऑर्बिटल्स में कितने आ जाएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब देखो 16 ऑर्बिटल का मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें से एक की स्पिन क्या होती है, +12 से रिप्रेजेंट करेंगे तो दूसरे की -12 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अगर 16 ऑर्बिटल हैं इसका मतलब क्या हुआ, इसमें से 16 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनके लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू -12 होगी, एंड 16 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होगी, +12 होगी। ठीक है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में हाफ ही तो होती है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक की क्या होगी, -12 और एक की होगी +12। ठीक इस तरीके से 16 ऑर्बिटल हैं तो 16 ऑर्बिटल में 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें से 16 इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर तो -12 होगी और 16 के लिए क्या होगी, +12। अब हमसे पूछिए n इज इक्वल टू 4 में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनमें से कितने ऐसे हैं जिनके लिए s या ms की वैल्यू क्या है, -12 है। तो हम क्लियरली बता सकते हैं ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन। सो द आंसर विल बी 16 इलेक्ट्रॉन। तो आंसर में क्या लिख देंगे अपन, 16 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ विच क्वांटम नंबर। ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होती है वो किस क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है, ये हमें पता करना है। तो देखो इधर जब हमने क्वांटम नंबर्स पढ़ी थी तो हमें पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिपेंड करती है। उसके अलावा एक और क्वांटम नंबर थी एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी डिपेंड करती थी। जब हमने पढ़ा था तो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा n एंड l। ठीक है, क्या हो जाएगा, n एंड l। n मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड l मीन्स एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये वो 2 क्वांटम नंबर है जिन पर किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिपेंड करती है। आ रही है बात समझ में। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारे लिए होमवर्क है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक बार थोड़ी हिंट दे देता हूँ, तुम्हें सोल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्बिटल्स आर एसोसिएटेड विथ फॉलोइंग क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर्स गिवन है, ऑर्बिटल लिखना है, तो मैं अभी बता दिया। क्वेश्चन भी कर ली इस तरीके से, n की वैल्यू लिखो और l की वैल्यू के अकॉर्डिंग जो भी सब शेल आ रहा है वो लिख दो। जैसे 1 एंड s, l इक्वल टू 0 का मतलब s तो 1s ऑर्बिटल। पर यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन करो तो n की जो वैल्यू है वो ऑलवेज l से ग्रेटर होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं है तो फिर ऑर्बिटल लिखने से मतलब नहीं है। जैसे सेकेंड पार्ट देख लो इसका, l इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 2, दोनों वैल्यू बराबर है तो ऑर्बिटल ही पॉसिबल नहीं है इन क्वांटम नंबर के लिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, अब ये होमवर्क है तो पूरा तो मैं बताऊंगा नहीं, केवल इंट दे दूंगा। फॉर विच वैल्यू ऑफ n जी ऑर्बिटल विल बी अलाउड। तो ऐसा क्वेश्चन अपन ने इसी लेक्चर में प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है, जहाँ पर मिनिमम वैल्यू ऑफ n जिसके लिए जी ऑर्बिटल क्या था, पॉसिबल था, ऐसा कुछ पूछा गया था। ठीक है, तो वहाँ पर n की वैल्यू 5 आई थी। वैसा ही क्वेश्चन है सेम। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसके 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, फॉर एन एटॉमिक ऑर्बिटल n इज इक्वल टू 3। ठीक है, फॉर एन एटॉमिक ऑर्बिटल n इज इक्वल टू 3। ठीक है, n इज इक्वल टू 3 के किसी एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए व्हाट विल बी द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ l एंड ml।
ठीक है, एल और एम एल की पॉसिबल वैल्यू बताओ। तो एन इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, एल एंड एम एल की पॉसिबल वैल्यूज़ निकाल सकते हो, फॉर्मूला तुम्हारे पास है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर द इलेक्ट्रॉन ऑफ 3D ऑर्बिटल गिव द वैल्यू ऑफ एल एंड एम एल। 3D ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के लिए एल एंड एम एल की वैल्यू बताओ। तो एल की वैल्यू तो 2 हो जाएगी, तुम जानते हो, एंड एम एल की जो वैल्यूज़ होती है वो कितनी होती है, 2l + 1 के अकॉर्डिंग टोटल वैल्यूज आएगी डी के लिए 5। अब वो 5 वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक होगी, -2 से +2 तक, क्योंकि हमें पता है -l से +l तक होती है। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ तुम्हें निकालनी है, पाँचों वैल्यू लिखनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। अगर डी सेप्शल की बात करूँ तो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और हमें पता नहीं है इलेक्ट्रॉन्स कौन से वाले ऑर्बिटल में। ठीक है, तो पाँचों जो एम एल की वैल्यूज़ है वो इस इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल हो सकती है। आ रही होगी बात समझ में। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स विल बी इन एनी एटम। ठीक है, किसी एटम में इन क्वांटम नंबर्स के कितने इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हो सकते हैं। n इज इक्वल टू 4 एंड एम एस इज इक्वल्स टू -हाफ। इसका क्वेश्चन भी पीछे किया है अपन ने, 16 इलेक्ट्रॉन, एंड n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 0। ठीक है, l इज इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स s, n इज इक्वल टू 3 दैट मीन्स थर्ड, तो 3s। ठीक है, अब 3s क्या कोई सा भी s हो, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। आ रही होगी बात समझ में। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है।